नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे प्रामाणिक और लोकतांत्रिक नंबर 1 शो दंगल। बिहार में सीटों का बंटवारा अब गणित से ज्यादा राजनीतिक हो चुका है। एनडीए खेमे में जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान के इतिहास के पन्ने खोल दिए। सीट बंटवारे पर 2020 बिहार विधानसभा की याद दिला दी है। हालांकि अगले ही पल मांझी ने एक और कार्ड खेला। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। अब इसे ही कहते हैं बिहार की असली पॉलिटिक्स। एक ही बयान में वार भी और प्यार भी। वहीं गठबंधन इंडिया का भी हाल कम दिलचस्प नहीं है। कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही अपनी अपनी गोटियां बिछा रहे हैं। तेजस्वी मानते हैं कि बिहार उनका किला है, जबकि कांग्रेस सोचती है कि बिना उनके गठबंधन इंडिया अधूरा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सीट बंटवारा एनडीए और गठबंधन इंडिया में आसानी से हो सकेगा? क्या एनडीए में कोई भी पार्टी जो है त्याग के साथ तालमेल बिठाएगी? क्या गठबंधन इंडिया में सीट बंटवारे पर मतभेद को समय रहते सुलझा लिया जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस का पिछला परफॉर्मेंस उनके लिए जो सीट पाने में गले की हड्डी बन जाएगा? तो आज सभी सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले आपको हमारी खास रिपोर्ट दिखा। उनका चरित्र और चाल 2020 से आप लोग देख रहे हैं। जीतन राम मांझी के इस बयान में तंज भी है और चुनावी इतिहास का दर्द भी। एनडीए में सीट बंटवारे की बात उठी तो उन्होंने 2020 विधानसभा चुनाव की याद दिलाकर चिराग पासवान पर निशाना साधा। उनकी बात मैं नहीं कह सकता हूं। उनका चरित्र और चाल 2020 से आप लोग देख रहे हैं, इसलिए उनके बारे में मैं नहीं कहता हूं। बिहार के चुनावी इतिहास में साल 2020 कोई साधारण साल नहीं था। उसी साल चिराग ने एनडीए को झटका दिया था और अकेले चुनाव लड़कर तालमेल बिगाड़ दिया था। यानी मांझी के बयान में छिपा था पुराना हिसाब, पुरानी चुभन, लेकिन मांझी ने तुरंत सुर भी बदल दिया। अभी एनडीए की जरूरत है भारत में और बिहार में। वैसी परिस्थिति में एनडीए कमजोर नहीं हो। हर एनडीए के जो अंग है उसको चाहिए कि मदद करें। अच्छा, देखिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कभी कभी कुछ बातें बोल देनी पड़ती है। वाह मांझी जी वाह, आपने तो अपने बयान को 2 in 1 बना दिया। एक तरफ चिराग पर तीर चलाया और दूसरी तरफ एनडीए को ढाल बना लिया। ये है बिहार की सियासत का असली रंग, जहां गुस्सा कूटनीति है और मुस्कान रणनीति। मांझी के बयान को काट छांट कर आरजेडी ने अपने हिसाब से परिभाषित किया। जिस हिस्से पर एनडीए को घेरने की जरूरत थी उसे लिया और बाकी पर प्रतिक्रिया देने से भी गुरेज नहीं किया। देखिए, चुनाव से पूर्व ही एनडीए में सिर्फ फुटअव्वल शुरू हो गया है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी और केंद्रीय मंत्री माननीय श्री चिराग पासवान जी में ठन गई है। अब श्री उपेंद्र कुशवाहा जी भी कल सभा करके रैली करके आंख दिखा रहे हैं। इन लोगों को कोई तवज्जो वहाँ मिल नहीं रहा है। बीजेपी जेडीयू मिलकर सत्ता की मलाई खा रही है और ज़्यादा सीट लेगी, सस्ते में निपटाना चाहती है इन छोटे दलों को। तो इन लोगों की नाराज़गी है, आपस में ही भिड़े हुए हैं सीट को लेकर। सीट बंटवारे से पहले ही ये लोग बीजेपी जेडीयू का साथ छोड़कर निकल जाएंगे। एनडीए की डूबती नैया पर कोई सवारी नहीं करेगा। आरजेडी भले ही एनडीए के बीच दंगल देख रही है, लेकिन चिराग की पार्टी का साफ कहना है कि उनके नेता ने जो कमिटमेंट किया है उसे पूरा करके ही दम लेंगे। जो कोई भी हो, हमारे नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी को अच्छे से जानता है। वो इस बात को समझता है कि बिहार में जो समाज हाशिए पे है, विशेष करके दलित वर्ग का असली हितैषी चिराग पासवान जी हैं। वो इस बात को भी समझता है कि चिराग पासवान की पहली जो प्राथमिकता है वो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। तो एक बार चिराग पासवान जी ने जो कमिटमेंट कर दिया है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेके और एनडीए को फिर से सरकार में लाने के लिए, वो उससे टस से मस नहीं होते हैं। मांझी के बयान को उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद ने इसे परिवार का मसला बताया। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी का घर बिहार के कैमूर जिले में है। वो हमारे एनडीए के बहुत प्रमुख पिलर हैं, लेकिन वो एक पार्टी है, तो उनकी बात हमारे एनडीए संगठन में कोई दादागिरी नहीं है। सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन सब एकजुट है, इसमें कोई दो। परिवार में तनी मनी खटर पटर होत रहेला, यही तो लोकतंत्र है। अपनी बात कहनी भी है और साथ में यात्रा करनी भी। 2020 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी एनडीए का हिस्सा नहीं थी, लेकिन इस बार चिराग पासवान बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश को फिर से सीएम बनाने की कस्में खा रहे हैं। हालांकि बीच बीच में अपने बयानों से जेडीयू की धड़कनें जरूर बढ़ा देते हैं और एनडीए के सामने संकट पैदा कर देते हैं। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी और 74 पर जीत हासिल हुई। वहीं जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन सिर्फ 43 सीट ही जीत सकी।
वहीं एलजेपी जो एनडीए का हिस्सा नहीं थी, उसने 135 सीटों पर उम्मीदवार को तो उतार दिया, लेकिन एक सीट पर जीत का स्वाद मिल सका। मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 7 में से 4 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। अब इस समीकरण में एलजेपी रामविलास की पार्टी को भी सीट मिलनी है, तो कुछ कुछ हिस्सा सबका कटेगा, तभी संतुलन बन पाएगा। एनडीए में कहीं कोई खटपट नहीं है, सबको अपनी अपनी बात अपने तरीके से कहने का अधिकार है, सब अपनी बात कहते हैं। सीट शेयरिंग में यहाँ कोई झंझट नहीं, बड़े शानदार तरीके से समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा और सीट शेयरिंग भी बड़ी शानदार तरीके से होगी और हम लोग पांचों पांडव की भांति इकट्ठा होकर के पूरी ताकत के साथ बिहार चुनाव उतरने जा रहे हैं और अब तक का सबसे बड़ा चुनावी जीत बिहार में एनडीए को मिलने जा रहा है। सीट बंटवारे पर सिर्फ फुटअव्वल सिर्फ एनडीए में नहीं है, बल्कि इंडिया गठबंधन में भी है, जहां कई राउंड की औपचारिक और अनौपचारिक बैठक हो चुकी है, लेकिन अब तक किसी ने खुलकर पत्ते नहीं खोले हैं। नेताओं से बातचीत चर्चा जो है वो चलती रहती है और लगातार ये प्रोसेस हम लोग निभाते रहे। पिछली बार इंडिया गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा कुछ यूं हुआ था। 2020 विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 144 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और 75 सीट पर जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस ने 70 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, लेकिन 19 सीट ही जीत सकी। सीपीआईएमएल ने 19 में से 12 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि वीआईपी पार्टी के 13 में से 4 प्रत्याशी जीत सके। बिहार में पिछली बार कांग्रेस का परफॉर्मेंस बेहद ही खराब था, तो क्या इसका असर इस बार चुनाव में सीट बंटवारे में कांग्रेस को भुगतना होगा? लगता है कि इसी से बचने के लिए राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान खुलकर तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार को लेकर कुछ भी नहीं कहा। बेशक तेजस्वी अपने आप को इंडिया गठबंधन का सीएम उम्मीदवार बताते रहे। बिहार की राजनीति में सीटें महज अंकगणित नहीं, बल्कि यही तय करती हैं कि कौन बनेगा सत्ता का सिकंदर और कौन रह जाएगा सियासत का तमाशबीन। एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीटों की रस्साकसी के इस खेल की अभी शुरुआत है। गंगा और कोसी नदी में सियासत का पानी अभी और बहना बाकी है। आज तक ब्यूरो। तो चलिए चर्चा की करते हैं शुरुआत। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, हमारे साथ के शर्मा जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। हमारे साथ डॉक्टर करुणा सागर जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर अनवर पाशा हैं जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं और हमारे साथ श्याम सुंदर शरण हैं जो कि एचएएम का पक्ष रखेंगे। वहीं धीरेन्द्र कुमार भी हमारे साथ हैं, एलजेपीआर के प्रवक्ता हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज के दंगल के सवाल सबसे पहले दर्शकों को बता देते हैं, जिनके इर्द गिर्द आज की जो चर्चा है हमारी वो घूमेगी। सवाल नंबर 1, चिराग पर निशाना क्या जीतन राम मांझी की एक प्रेशर पॉलिटिक्स है, क्या एक दबाव की राजनीति है? सवाल नंबर 2, क्या चिराग पासवान की पार्टी से ज्यादा सीटें चाहती है एचएएम यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी? और क्या सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में सब ऑल इज वेल है? ये एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल नंबर 4, महागठबंधन में सीट बंटवारे में आखिर चलेगी किसकी? दोनों ही तरफ गठबंधन है और दोनों ही तरफ सीट ज्यादा चाहने वाले हैं। सवाल नंबर 5, कांग्रेस भी बिहार में ज्यादा सीट के लिए क्या गेम कर रही है? ये वो 5 सवाल हैं और अब चर्चा की करते हैं शुरुआत धीरेन्द्र आपके साथ। क्या एनडीए में सब ऑल इज वेल है या नहीं? क्यों आपके सहयोगियों को 2020 की याद आ रही है? देखिए, गठबंधन में हमारे यहाँ पूरे तौर पर लोकतंत्र है राजीव जी, और हर दल अपने बेहतर कार्यकर्ताओं को कैसे समायोजन किया जा सके इस पर काम कर रहा है, हर पार्टियां करती हैं। इससे गठबंधन में कहीं कोई पेच है या कोई दरार है या कहीं कोई क्रैक है, ऐसी कोई बात नहीं है। और हर पार्टी अपने अपने तरीके से अपने लोगों के लिए चाहती है कि सीट मिले। इसी तरह के बयान आते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये ना निकाला जाए जो विपक्ष के लोग चाहते हैं कि एनडीए में दरार पड़ गया है, एनडीए कमज़ोर पड़ गया है, तो हमारे दिन आने वाले हैं। ऐसा कोई बात नहीं है राजीव। धीरेन्द्र, ये बात समझ में आती है कि हर पार्टी चाहती है उसको ज्यादा सीट मिले, वो ठीक है, लेकिन जो जीतन राम मांझी ने कहा 2020 की याद दिला रहे हैं, चाल चरित्र की बात कर रहे हैं, तो ये ठीक है सब? नहीं, क्या याद दिला रहे हैं 2020 में? 2020 में अकेले लड़े थे तो मैंने क्या जीतन राम मांझी ने कहा कि साल 2020 में चाल चरित्र सबको पता है, चिराग पासवान को लेकर उनका जो बयान है, तो ये बयान ठीक है आपके हिसाब से? नॉर्मल है, सामान्य है?
नहीं नहीं ठीक, अकेले देखिए, ये तो पूरे बिहार को पता है कि किसी भी कारण से हमारी पार्टी अकेले बिहार में चुनाव लड़ी थी। आपका ऑडियो म्यूट हो गया है धीरेन्द्र। ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं, आपका ऑडियो म्यूट हो गया है। श्याम सुंदर, अब आपके पास आते हुए, जीतन राम मांझी की ये टिप्पणी से पहले भी जब लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे थे चिराग पासवान, तब भी कहा था कि थोड़ा युवा हैं, बारीकियों को समझते नहीं हैं, और अब चाल चरित्र की वो याद दिला रहे हैं, 2020 की याद दिला रहे हैं। तो क्या चिराग पासवान पर भरोसा नहीं है आपको? देखिए राजीव जी, ऐसी कोई बात नहीं है। एनडीए का पूरा भरोसा भी है, और मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी जी ने अपने उस बयान के बाद एक और बयान दिया जिसकी चर्चा आपने की। रहा सवाल कि अब पत्रकार जिस संदर्भ में सवाल उन्होंने किया वहाँ पर उसका जवाब उन्होंने दिया। अब वो अगर सामने से कोई कह रहा है कि भाई 37 सीट से 140 सीट की बात है, तो उसमें से उन्होंने कुछ कहा, बाकी तो उनको पुत्रवत हमेशा वो बताते हैं, और चिराग जी को पुत्रवत ही मानते हैं। जब जहाँ जैसा लगता है कि तो एक अभिभावक के तौर पे कुछ नसीहत भी देते हैं, कुछ बातें कहते भी हैं, कुछ कभी ऐसा लगता है कि मीडिया में कि कटु बात कह रहे हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट है। हम सबों के अभिभावक हैं जीतन राम मांझी जी, और वो जिस रूप में उनकी बातें तो आप जानते ही हैं कि जीतन राम मांझी जी खरा खरा बोलने के लिए जाने जाते हैं। वो कुछ छुपाते नहीं हैं। उनको जब जैसा लगता है तो जिस पर वो अपनी बात कहते हैं। नहीं, और कोई इसको चाल कोई चरित्र समझ नहीं, थोड़ा सा आप इलैबोरेट कर दीजिए कि ठीक है, खरी खरी बोलते हैं, लेकिन क्या कहना चाह रहे हो चिराग को इसमें? नहीं, मैंने पहले ही कहा ना कि आपके पत्रकार ने जो वहाँ पर सवाल किया, अब उस सवाल को तो हम सुन नहीं पा रहे हैं, आप उनके बयान को दिखा रहे हैं। उन्होंने क्या सवाल किया, उस संदर्भ में उन्होंने क्या जवाब दिया, जब तक ये दोनों बातें सामने नहीं आएंगी तब तक उसका सही अर्थ पता नहीं चल सकेगा। लेकिन उन्होंने जो बात कही कि एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट भी रहेगा, और अभी देश की ज़रूरत भी है, बिहार की ज़रूरत भी है। बिहार को जो जंगल राज वाले हैं, जिनके मुंह में लार टपक रहा है कि भाई फिर कुछ खेल हो, वैसा कुछ होने वाला नहीं है। बिहार डिरेल्ड होने वाला नहीं है, और पूरी तरह से सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। बिहार अपने उसी द्रुत गति से आगे बढ़ेगा। ठीक है धीरेन्द्र, क्या एनडीए में कोई ऐसा है जो कि चिराग पासवान के लोकसभा चुनाव में जो स्ट्राइक रेट रहा उससे इनसिक्योर है, और डर है उन्हें कि सीट उनकी कम हो सकती है, उनके खाते से कम हो सकती है? देखिए, जो लोग जीते हुए हैं राजीव जी, सीटें तो उन्हीं की कम होनी है। हमारे पास अभी बिहार के विधानसभा में कोई सीटें नहीं है, तो हमारी सीटें कैसे कम हो सकती है, ये मैं दर्शकों पर छोड़ता हूं, या आप ही से सवाल करता हूं। जिनके पास विधानसभा में जीती हुई गठबंधन में सीटें हैं, वही लोगों की सीटें कम या ज्यादा हो सकती है। तो इस बात का जवाब अभी मैं नहीं दे सकता हूं। और 2020 की जो चर्चा हो रही है, तो 2020 में तो पूरे बिहार में पार्टी अकेले लड़ी थी, तो ये तो हमारे पार्टी का चरित्र है ही कि जरूरत अगर पड़ता है तो हम अपने तैयारी इतनी अच्छी रहती है, तभी हमारे नेता भी कहते हैं कि हमारी तैयारी 243 सीटों पर रहती है। गठबंधन में अगर है तो गठबंधन को मजबूत करेंगे और हर एक सीटों पर गठबंधन के साथियों को जीत दिलाएंगे। तो ये एक्सरसाइज तो होना ही चाहिए। गठबंधन होता भी इसीलिए है कि जितनी सीटें मुझे गठबंधन में दी जाएगी, मैं जीतूं और बाकी मेरे साथी मित्र जीतेंगे, तभी बिहार में 225 का लक्ष्य प्राप्त करेंगे। इसमें अन्यथा न ले। हमको लगता है कि उन्होंने कहा होगा कि अकेले लड़ने का मादा उनमें है, तो उसी का उन्होंने जिक्र किया होगा। लेकिन चिराग पासवान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिल्कुल मिल रही है। हमने देखा है कि उनकी बॉन्डिंग कैसे सब जानते हैं। चिराग पासवान लोकसभा चुनाव में बहुत शानदार 100% की उनके स्ट्राइक रेट थी। तो आपको लगता है कि आप तुलनात्मक डिजर्विंग ज्यादा है, सीट्स आपको ज्यादा मिलनी चाहिए इस बार? देखिए कि एज ए कार्यकर्ता अगर मुझसे बात करना चाहते हैं, एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते, तो मैं चाहूंगा कि सबसे ज्यादा क्या मैं अकेले में मैं सरकार बनाऊं। पार्टी की जब स्थापना होती है तो यही चाहता हूं कि पार्टी हमारी और मेरे नेता मुख्यमंत्री बने बिहार के। लेकिन गठबंधन में है तो गठबंधन धर्म में है कि भाई नीतीश कुमार जी को इस बार बनाना है। अब इसमें से अगर मान ले हमारे पास अगर स्ट्राइक रेट सबसे बढ़िया है तो गठबंधन को तय करना होगा।
कि ज्यादा से ज्यादा सीटें कहां से जीते। स्ट्रेटजिकली जब पांचों नेता एक जगह बैठेंगे तो इसका भी हल निकल जाएगा। इसको कोई अन्यत्र नहीं देखना चाहिए। जैसे विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि अब दरार पड़ने लगा है तो एक करार खत्म होने लगा है। हम लोग बिल्कुल करार से मजबूत हैं और बिहार में पुनः जंगल राज की वापसी नहीं होने देना चाहते हैं। और जो कोई भी अगर ऐसी करेगा तो उसके बिहार के लोग उसको माफ भी नहीं करेंगे। अब ये तय करना है जो बड़े दल के लोग हैं कि भाई कैसे ज्यादा से ज्यादा 2020 की यादों के साथ 2025 कैसे होगा पार। आपके ही सहयोगी जो है सहयोगी दलों के नेताओं पर कटाक्ष कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं 2020 को, तो ऐसे कैसे होगा? विपक्ष और क्या सोच सकता है, वो कोस ही सकता है। विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, विपक्ष के पास क्या है, विलाप करना है, प्रलाप करना है, परिचित हैं सब। हाँ, नहीं, मैं ऐसा है, मैं आपको एक चीज बताऊं। देखिए, सबसे पहली बात राजीव जी, 243 सीटों पर एनडीए के ही उम्मीदवार लड़ेंगे, एनडीए के ही प्रत्याशी लड़ेंगे और हमारे सभी दलों के जितने भी सहयोगी दल हैं सबका आपस में बैठकर बहुत अच्छे ढंग से सीट बंटवारा करके हम उसको लड़ेंगे और इसमें कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। नंबर 1, पहले तो ये क्लियर रखिए। दूसरी बात, जब गठबंधन होता है किसी भी दल राजनीतिक दलों का, तो उसमें अपने अपने जनाधार को बढ़ाने का सबके पास अवसर है और चुनाव वही है। 5 साल बाद जब चुनाव होता है तो सब लोग अपनी जनाधार बढ़ाने की बात करते हैं। सब लोग अपेक्षा करते हैं कि उसमें सीटें बढ़ें और अच्छे से, और उन जो हारी हुई सीटें हैं उसको भी जीत लिया जाए। तो अच्छी बात है, कम से कम मांझी साहब बहुत सीनियर हैं, चिराग जी भी हैं, तो ये लोगों ने अपने जनाधार समझे हैं तो वो उस बात को कह रहे हैं। और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा राजनीति में होना, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। अपनी बात को स्वस्थ तरीके से, स्पर्धा तरीके से रखना, इसको स्पर्धा को कोई वैमनस्यता नहीं मानी जाती है। मेरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, इसका तो स्वागत होना चाहिए। सार्वजनिक मंचों पर क्यों ये बात रखी जा रही है? अगर सब कुछ ठीक है तो आपकी मीटिंग होती है, आप लोग बैठते हैं साथ में, फिर भी बैठेंगे तो वहां क्यों नहीं रखे जा रहे? सार्वजनिक मंच पर रखी जा रही है, यानी कि कुछ बताना चाह रहे हैं जो कि सार्वजनिक सबको बताना चाह रहे हैं वो? आप कुछ नहीं। देखिए, अभी एक मांझी साहब ने बहुत ही मौके की बात बोली, शायद उनके अनुभव को समझना चाहिए। अपने समर्थकों को, अपने जनाधार के लोगों को एक प्रोत्साहन देना, ये सभी दल को करना चाहिए। और सामूहिक रूप से जब बैठक होगी इसकी, अभी सब अपनी बात कर रहे हैं, गठबंधन दल का एक धर्म होता है कि उसमें बैठक होती है, उस बैठक में सब अपनी बात रखते हैं, सब अपना आधार भी तय करते हैं और उसके आधार पर एक विस्तृत चर्चा होकर, सकारात्मक चर्चा होकर निर्णय किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ब्लैकमेलिंग सिस्टम नहीं है, ब्लैकमेलिंग नहीं होती राजीव जी। जैसा कि ब्लैकमेल अभी कांग्रेस का आपने जो दृश्य दिखाया कि 16 दिन की यात्रा में लगातार राहुल गांधी से पूछा जाता रहा कि आप किसके नेतृत्व में लड़ेंगे। हालांकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, लेकिन राहुल गांधी एक बार भी ये नहीं बोले कि हम तेजस्वी यादव के उसमें लड़ेंगे। हालांकि मैंने कहा है रॉकेट साइंस इसलिए नहीं है, लेकिन शर्मा जी, आपके चलिए तो क्लैरिटी कि आप नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन क्या वो थोड़ी सी बात जीतेंगे? तो सर, नेतृत्व के लड़ने का आशय क्या होता है? ठीक है, मतलब सीएम ये तय कर ले कि नेतृत्व में लड़ पाएंगे नहीं। हम तो एक मिनट मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैंने क्या बोला जो उसको समझना चाहिए कि कोई रॉकेट साइंस इसलिए नहीं है कि कांग्रेस, वहां कोई राहुल गांधी तो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं नहीं, और कांग्रेस पार्टी के बाद पास बिहार के अंदर एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसका ये नाम भी ले सके, सिवाय कन्हैया कुमार को छोड़ के, जो कम्युनिस्ट पार्टी से आया, भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाने। रिएक्शन ले लेते हैं कांग्रेस से रिएक्शन लेते हैं। ठीक है, शर्मा जी आपके पास कांग्रेस के एक सेकंड पूरा तो करने दीजिए, बस पूरा नहीं करने दीजिए। आज एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति वहां नहीं है जिसका नाम ले सके। दूसरा, एक जो बयान आरजेडी से आया, मैं उसके लिए जरूर कर दूं कि वो जो कह रहे हैं कि इनके यहाँ सर फुटबॉल हो रही है, मेरा इतना ही सुझाव है कि आरजेडी के मित्रों को लालू प्रसाद यादव के घर का सिर फुटबॉल पहले ठीक कर लीजिए। एक बेटा कहीं और जाके खड़ा होकर अलग बयानबाजी कर रहा है, जब से
दूसरा परिवार में दूसरा बयानबाजी कर रहा है, घर की लड़ाई नहीं संभाल पा रहे, क्या गठबंधन की बात करोगे? चलो ठीक, एक एक करके उनसे रिएक्शन लेता हूं। ब्लैकमेल ठीक है, आपकी बात आ गई। आपको चलिए प्रोफेसर अनवर बादशाह, क्योंकि उसे सीट चाहिए। आपको उधर तो सिर्फ फुटबॉल दिख रहा है, वो कह रहे हैं कि आप अपने अंदर तो देख लीजिए, आपके पार्टी के अंदर एक भाई इधर, दूसरा भाई उधर, और सीएम फेस को लेकर भी क्लैरिटी नहीं है। क्या कांग्रेस का समर्थन है आपको कि तेजस्वी होंगे? राजीव जी, बिहार में दो खेमे हैं, पॉलिटिकल जो दो खेमे हैं बिहार में। एक तरफ तो हमारा मजबूत इंडिया गठबंधन का खेमा है और दूसरी तरफ एक खटपट बंधन है जो भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, हम और चिराग पासवान जी की पार्टी एलजेपी है। वो खटपट बंधन है, गठबंधन नहीं, वो खटपट बंधन है। और लगातार उनके अंदर जो खटपट है, जो जूतम पेजार है, जो सरपुटौल है, वो आए दिन आपको देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, सड़कों पर मिल रहा है सुनने को, भाषणों में मिल रहा है सुनने को, मंच से मिल रहा है सुनने को। ये है उनका खटपट बंधन। और जनता देख रही है कि बिहार में किस तरह का गठबंधन वो चला रहे हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसा गठबंधन हमारा है जिसमें एकता है, वैचारिक एकता है। हमारा गठबंधन कायम है सामाजिक न्याय पर, हमारा गठबंधन कायम है रोजगार पर, हमारा गठबंधन कायम है धर्मनिरपेक्षता पर, हमारा गठबंधन कायम है बिहार को महाजंगल। लेकिन ये तो बताइए कि क्या जहां एनडीए में जहां 2020 की याद दिलाई जा रही है, आपको भी 2020 आप लोग ध्यान में रखेंगे जब टिकट बंटवारा होगा, जब सीट शेयरिंग होगी, 2020 के स्ट्राइक रेट को आप लोग ध्यान में रखेंगे? देखिए, 2020 हो या 2025, हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि बिहार को जंगल राज से निजात दिलाना, गठबंधन को मजबूत रखना, सेकुलर जो एक जस्टिस और सोशल जस्टिस का जो एक सिस्टम है, निज़ाम है, उसको कायम करना। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसको कितनी सीटें मिलती हैं। हम ये फैसला अपने गठबंधन के मीटिंग में करते हैं। हम सड़कों पर ये फैसला नहीं करते हैं, हम मंचों पर ये फैसला नहीं करते हैं। हमारी गठबंधन बैठ करके शांतिपूर्वक तमाम पहलुओं को सामने रखते हुए उस पर फैसला करेगी। और हमें पूरी तरह से इस बात का विश्वास है कि जो भी फैसला होगा वो सबको मान्य होगा और एक बेहतर फैसला होगा बिहार में। हमारी तरफ से, हमारी तरफ कोई झगड़ा नहीं है। आप कह रहे हैं राहुल गांधी जी का बयान आपने दिया, राहुल गांधी मंच से ये बयान नहीं देना चाहते। राहुल गांधी जी को मालूम है कि इस पर फैसला गठबंधन बैठ करके सारी पार्टियां करेंगी। ये फैसला मंच पर नहीं होता। डॉक्टर करुणा, कांग्रेस के लिए ये कहा जा रहा है बिहार में कि कांग्रेस बड़ी हिचकिचाती है इसलिए कि जहां तेजस्वी के मन में क्लैरिटी है कि वो किसको पीएम बनाना चाह रहे हैं, उस फेस को लेकर बिल्कुल क्लैरिटी है, लेकिन कांग्रेस में ये क्लैरिटी नहीं है कि सीएम फेस क्या तेजस्वी होंगे या नहीं। राजीव जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया था एनडीए के प्रवक्ताओं से, और एलजेपीआर, हम और बीजेपी तीनों के प्रवक्ताओं से जो आपने सवाल किए उसके जवाब धुलमुल थे, गोलमोल थे। कोई ये नहीं बता पा रहा था कि क्यों उनका जो झगड़ा है, उनकी जो आंतरिक कलह है, उनका जो ये भानुमति का कुनबा है, कहीं का रोड़ा, कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, ये बाहर में क्यों दिख रहा है। ये जो दर्द है, उपेंद्र कुशवाहा भी पब्लिक मीटिंग में रोते हुए नजर आए, और मांझी जी, चिराग पासवान अक्सर एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं। और जहां तक सीटों की बात है तो बीजेपी, जेडीयू, मांझी जी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, अगर ये सब जितनी सीटें चाहते हैं तो वो सीटें तो 243 में निबटने वाली नहीं है। तो इनको उससे कहीं ज्यादा सीटों की आवश्यकता पड़ेगी। तो नहीं, लेकिन वो दूसरी तरफ आपसे भी पूछ रहे हैं ना कि भाई आप में भी तो ऐसा ही है। कांग्रेस वहां पर क्या जो है आरजेडी अपने आप को बड़ी पार्टी मानती है, और कांग्रेस का प्रदर्शन 2020 में अच्छा तो नहीं था आपका, मतलब स्ट्राइक रेट तो अच्छा कम से कम नहीं था। तो आप वहां पर भी जो है असमंजस है, वहां पर तेजस्वी बड़े भाई रहेंगे। राजीव जी देखिए, अभी आरजेडी के प्रवक्ता भी हैं। महागठबंधन में, इंडिया अलायंस में कोई भी, हमारे 6 दल का गठबंधन है और कोई भी बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है, कोई कमतर नहीं है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है।
सारी शक्तियां मिलकर हम एक ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं जो इस राज्य को 20 साल से जो एक बैकवर्डनेस का पर्याय बना दिया गया इस देश में। आप नीति आयोग के रिपोर्ट को देखिए तो चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पर कैपिटा इनकम हो, पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट हो, पुलिस पब्लिक रेशियो हो, सब में बिहार या तो 28वें पायदान पर है या 27वें पायदान पर है। ठीक है, तो 20 साल का समय जनता ने दिया इस डबल इंजन जल्दी से। सरकार ठीक है सर, को। के शर्मा जी जल्दी से उस पर जवाब दीजिए, फिर दूसरे मेहमानों के पास भी जाऊंगा। ठीक है, के शर्मा जी। नहीं, मैं पासा साहब को सुन रहा था, उन्होंने अच्छी बात बोली कि आरजेडी और कांग्रेस हमारा तो वैचारिक गठबंधन है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही सर, सत्य बोला है आपने। कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री को मां बहन की गाली दे रही है, बिहार के लोगों को कांग्रेस पार्टी जो है गाली दे रही है, और आप मुंह बंद करके सुन रहे हैं और एक तरह से मौन समर्थन कर रहे हैं। तो ये जो वैचारिक गठबंधन आप लोगों का है कि बिहारियों को कल बीड़ी के नाम पर बदनाम करते हुए गाली देना, उस पे आपकी बोलती बंद, प्रधानमंत्री को गाली देना ये बोलती बंद, और आने वाले आपके समय में सरकार जो जंगल राज था वो यदि लौटता है तो फिर बिहार की वही हालत करना है, ये आपने पूरी तरह से मैसेज दे रखा है। ठीक है, तो ये वैचारिक गठबंधन है। सामाजिक न्याय की आप बात कर रहे हैं, आप दलितों, एक मिनट, दलितों के मसीहा की बात कर रहे हैं। अनवर पासा जी, कभी अपना परिणाम आपने आकलन करके देखा है? 5 चुनाव हो चुके विधानसभा के 20 साल में, आप 80 सीट, 243 में 80 सीट भी नहीं, 80 सीट से ज्यादा नहीं पाए। 32.5%, 33% भी पासिंग मार्क आपके नहीं है। ये बिहार की जनता ने आपको बाहर रखा है। कांग्रेस की तो बात ही छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा प्रदर्शन था, 24 सीट और 10% होता है। तो आपको इसलिए बिहार की जनता ने पिछले 25 साल से 20 साल से बाहर रखा है, क्योंकि उनको पता है जंगल राज नहीं लौटाना, और कांग्रेस को तो 35 साल से बाहर रखा है, और इसीलिए लोकसभा में 0 सीट हो जाते हैं। और दलित सामाजिक चेतना की जो बात करते हैं, 4 सीट आपने लोकसभा में जीते हैं। पासा साहब, कभी अध्ययन कर लीजिएगा उसमें बैठ के, उत्तर बिहार के अंदर जवाब दीजिए, रिजर्व सीट है, 6 सीट, एक भी सीट आपको नहीं मिला। एक भी सीट क्यों नहीं जीत पाए आप दलितों के मसीहा बनते हैं खुद में, शोषित वंचित, चारा खाने वाले, चोर से जो है जेल से बेल पे लालू प्रसाद यादव बैठे हैं, जो मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये सब आपके बहुत सिंगारिक आपका दर्शन है जो जनता के बीच है। तो ये वैचारिक प्रदर्शन, दोनों नेता जेल से बेल पर है, राहुल भी और आपके तेजस्वी भी। तो ये तो वैचारिक समानता है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार ने 20 वर्षों में बिहार की जो दशा कर दी है, 72,000 करोड़ की जो चोरी की है, महा चोरी की है, महा घोटाला किया है, उसका जवाब नहीं दे रहे के शर्मा जी। 72,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, किसने किया है, कहां गया? जनता ने दे दिया बिहार जवाब। की गरीब जनता की जवाब दे रही है, और क्या चाहिए? 72,000 करोड़ कमाए। ये आपका किरदार है, ये आपका किरदार है, ये आपका चरित्र है कि आपने बिहार की गरीब जनता के पेट पर लात मारकर 72,000 करोड़ रुपए खा लिए, फिर चट कर गए 72,000 करोड़ रुपए। मुद्दे पर लौटे, हमारे विषय पर चर्चा करते हैं ना। के हो गया अनवर पाशा साहब, ठीक है, हम इन विषयों पर अलग अलग समय पर चर्चा करते हैं ना। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं उस पर आते हैं। अनवर पाशा साहब, के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में भी बहुत क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, वापस आते हैं और इस इसके जरिए गाली दिलवाया, खुद ही गाली दिलवाया और खुद ही विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं आप। ठीक है पाशा साहब, इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है, इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। ठीक है, आप कह रहे हैं प्रायोजित था, प्रधानमंत्री को गाली दिलवाया। वो गाली देने वाला कौन है? प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए देश की महिलाओं को गाली दिया है। जिस तरह से सोनिया गांधी जी के लिए जिस तरह के अपशब्द का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री ने किया है, प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी जी के लिए, राहुल जी के लिए जिस तरह के शब्द यही बच गया है, और क्या बचा है आपके पास?
2014 के बाद से करना आपने बिहार की स्तुतिगान करना, किस तरह से आपको शर्म नहीं आती कि बिहार के लोगों को गाली दी जा रही है। आप दोनों प्लीज ऑडियो डाउन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम फिर मुद्दे से भटक रहे हैं और ऐसे दोनों एक साथ बोलेंगे तो बात तो किसी की भी नहीं आएगी। धीरेन्द्र, आपके पास आते हुए, चिराग पासवान बहुत शानदार परफॉर्म करते हुए यहां तक पहुंचे हैं और अपने दम पर हमने देखा कि उनके साथ साथ क्या हुआ। फिर क्या महागठबंधन में चिराग पासवान पर विश्वास है नहीं और विश्वास डगमगाया किस वजह से जो ये बयानबाजी हो रही है? ठीक है पाशा साहब हो गया। धीरेन्द्र जी, क्या आपको लगता है कि सवाल किया वो आवाज नहीं आ पा रही थी? मेरा सवाल ये कि क्या अभी बैकग्राउंड म्यूजिक जो ये लोग विपक्ष वाले लोग ठीक है, मेरा सवाल ये है कि क्या जो है एक्सेप्टेंस थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक तो उनका कद बढ़ता चला गया है, फिर उन्होंने करके भी दिखाया है, तो क्या अब एक्सेप्टेंस उतनी नहीं है? थोड़ा डर भी रहे हैं दूसरे सहयोगी आपके ही? नहीं, इसमें डरने की क्या बात है? इसमें तो भरोसा होना चाहिए। चिराग का भरोसा है, पूरे बिहारियों का भरोसा है तो ये क्यों कहा जा रहा है कि 2020 में क्या सब परिचित हैं? 2020 में परिस्थितियां क्या थी ये किसी से छुपा हुआ है। सीटों की बात नहीं बनी थी इसलिए अलग लड़े थे, तो ये दो सीटों का किसी चैनल पर दिखाया भी जा रहा था कि सीट लड़े थे, आप अलग लड़े थे, लेकिन आरोप आप पर यह लगता है कि आपने जेडीयू को हरवाया। आप पर आरोप ये लगते हैं कि आपने जेडीयू के खिलाफ में कैंडिडेट खड़े किए, आपने नीतीश कुमार को, आपका प्लान था कि जेडीयू को पूरी तरह से वहां से हटाना। देखिए राजीव, चुनाव जब भी लड़ा जाता है तो जीतने के लिए लड़ा जाता है, और ये उसमें कौन हारेंगे, कौन दूसरे नंबर पर होंगे, कौन तीसरे नंबर पर होंगे, ये वहां की जनता तय करती है। कोई भी पार्टी या कोई भी प्रत्याशी इसलिए मैदान में नहीं जाता है कि वो किसी को चुनाव हरा दे, और हमारी पार्टी चुनाव जीतने के लिए मैदान में गई थी। कार्यकर्ताओं का ये इच्छा था कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े। गठबंधन में समायोजन नहीं हो पाया उतनी सीटों का, तो हम लोग अलग लड़े थे चुनाव। लेकिन आज के समय में गठबंधन में यह भी वादा कर रहे हैं ना कि फिर से एक बार नीतीश कुमार जी को बनाएंगे, इस बार हमारे कॉन्फिडेंस दिख रहा है। इस बार आपको कैसे, आपको पूरी उम्मीद है कि जो सीट आप चाहते हैं, जितनी सीट आप चाहते हैं उतनी आपको मिलेंगे इस बार? उम्मीद रखने में राजीव जी क्या बुराई है, आप बताइए। हमारे कार्यकर्ता भी उम्मीद रखे हुए हैं। कुछ भी नहीं, बिहार में चाहने वाले हमारे जो चाहत है, जो पिछली बार आपको अलग लेकर चली गई थी, वो चाहत तो बड़ी है ना। चाहत अगर बड़ी नहीं होगी तो आप बिहार को कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे बिहार को बड़ा करेंगे? हर नेताओं को चाहत बड़ी रखनी चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, चाहत बड़ी होनी चाहिए, तभी बिहार को आप आगे 2047 में अगर विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो बिहार को और तेज गति से चलना होगा। और इसीलिए हमारे नेता देखिए कि लगातार संकल्प महासभा के माध्यम से हर एक प्रमंडलों में हमारी पार्टी कार्यक्रम कर रही है। अभी लेकिन धीरेन्द्र, यही बड़ी चाहत तो एनडीए में खुद के लिए थोड़ी कह रहे हैं कि खटपट मचा रहे हैं। इसी बड़ी चाहत से तो खटपट है ना। नहीं, इसको खटपट नहीं करें। इतना तेजी से हमारी पार्टी का कार्यक्रम हो रहा है कि हम तो अब झटपट कर रहे हैं कि जितना जल्दी आचार संहिता लगे और हम सभी साथी, पांचों साथी मिलकर करके और चुनाव में जाए और एक बार जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके विपक्ष के लोगों को बता दे कि देखिए आज भी बिहार एनडीए को ही चाह रहा है, आज भी देश का प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को बिहार चाह रहा है और नीतीश कुमार जी को चाह रहा है। इसमें कहाँ दिक्कत है? खटपट उनको समझ में आ रहा है जहां पर आज एक अदद 15 दिन यात्रा करने के बाद आदरणीय राहुल गांधी जी ने इशारा करने के बाद भी नाम लेना उचित नहीं समझा कि मुख्यमंत्री का प्रत्याशी हो या प्रत्याशी जैसा भी हो। यह भी शब्द कांग्रेस पार्टी ने नहीं बोला। हमारे यहाँ तो खुले मंच पे बहस हो रहा है, और क्यों नहीं होना चाहिए? बंद कमरे में क्यों होना चाहिए? बात हम बिहार की करते हैं, बिहार के भलाई की बात करते हैं, तो बात भी गठबंधन की होगी तो हम कैमरे के सामने करते हैं। पारदर्शिता है हमारे गठबंधन में राजीव जी। इसलिए ये जो पर्दे के पीछे वाले लोग हैं ना, ये काले कारनामे करने वाले लोग पर्दे के पीछे बात करते हैं। अच्छा, जो बात बैठक में, वो बात सार्वजनिक कैमरे के सामने भी है। और ये अभी जो बड़ी चाहत की बात हो रही थी श्याम सुंदर जी, यही कहा जा रहा है ये कि घबरा गए इससे एचएम, उस बड़ी चाहत से। देखिए राजीव जी, कुछ फैक्ट जो है वो हम बताना चाहते हैं। ठीक है, धीरेन्द्र जी अपनी बात कह रहे हैं और वो अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, वो भी अच्छा है।
हर लोकतंत्र में सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार, वो अपनी बात कहते हैं, हम अपनी बात कहते हैं। जो कुछ बातें होती हैं, जैसे अब देखिए ये महागठबंधन के लोग कह रहे थे कि हमारा तो वैचारिक गठबंधन है, तो उसमें इनके भक्त चरण दास कांग्रेस पार्टी के प्रभारी थे, उनको लालू यादव भक्त चोनहर दास कहते थे। उसके बाद उपचुनाव जब 2021 में हुआ तो उनको गठबंधन से बाहर कर दिया। पूरी बात सुन लीजिए, 2 मिनट का समय दीजिएगा। 2009 में प्रधानमंत्री जब कांग्रेस पार्टी के थे, तब लालू यादव ने उनको गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लालू यादव और रामविलास जी की पार्टी एक साथ लड़ गई थी चुनाव। उसके बाद देखिए अभी जो इनकी यात्रा, और पप्पू यादव अलग रो रहे हैं, उनको मंच पे जगह नहीं दे रहे हैं। कन्हैया देखिए कांग्रेस पार्टी के चेहरा है, उनको मंच पे जगह नहीं देना है। कांग्रेस पार्टी को जब लालू प्रसाद जी ने धक्का मारकर भगा दिया था, तब आपको याद करा दूं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को भी याद करा दूं कि 2015 में जब इनका गठबंधन हुआ और जब महागठबंधन नाम रखा, तब नीतीश कुमार ने कांग्रेस की उस गठबंधन में वापसी कराई, 40 सीटें दिलाई। उस समय ये फिर से खड़े हो गए, वहीं से फिर लालू यादव भी खड़े हुए। तो ये कैसे खड़े हुए, कैसे बड़े हुए, ये सबको पता है। बाकी जहां तक सवाल है एनडीए का, ठीक है, एनडीए में लोजपा अपनी बात करती है, हम भी अपनी बात करते रहा। स्ट्राइक रेट का सवाल, तो उनको 5 सीट मिली, वो 5 सीट जीते, हमको 1 सीट मिला, हम 1 सीट जीते। आपको 2020 के चुनाव में हमको 7 सीट मिली, हमारा सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट रहा। उपचुनाव में आपने देखा होगा कि 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ, सारे 3 जगहों पर जो महागठबंधन के लोग जीते हुए थे वो हार गए। केवल और केवल हमारा ही सीट जो है वो वापस हो पाया। और कई उपचुनाव में भी आप लोगों ने देखा कि हम एक तरह से अकेले ही वहां पे लड़े। तो सवाल है कि जिसको जितना मौका मिला, बाकी जीतन राम मांझी जी के अनुभव का और जीतन राम मांझी जी का जो जमीन पर जो उनका समर्थक वर्ग है, जो उनके लोगों में उनके प्रति जो आशा है, उनके प्रति जो विश्वास है, और एक लंबा 40-45 वर्षों का उनका जो अपना सदन का अनुभव है, राजनीति का अनुभव है, उन सारी चीजों को वो देखते हुए केवल इतना ही चाहते हैं, गठबंधन धर्म में जो भी दल हैं वो गठबंधन धर्म का पालन करें। करुणा सागर जी, बहुत सारे सवाल वहां से पूछे गए कि आप दूसरी तरफ तो आपको खटपट दिखाई देती है, आपके यहाँ तो आपके ही नेताओं को मंच पर जगह नहीं मिलती है। राजीव जी, हम के प्रवक्ता अभी बिहार की राजनीति के कुछ इतिहास के बारे में पूरी तरह से कह रहे थे, एनडीए में रहे वो गठबंधन के उनको जरा पूछिए, एक बार उनसे पूछिए कि जब जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री बनाए गए थे अनुकंपा पर नीतीश कुमार के द्वारा, और बड़े बेआबरू होकर उनको निकाला गया था, और उसके बाद उनके नेता कितने गठबंधन की यात्रा कर चुके हैं, वो भूल गए। और जहां तक 2020 के चुनाव की बात है, उसके बाद जेडीयू के नेताओं ने चिराग पासवान और उनकी पार्टी के बारे में क्या क्या नहीं कहा, और वो चिराग मॉडल ही बन गया बिहार में, चिराग मॉडल की चर्चा होती है। तो ये सब ये भूल रहे हैं। ये एक्चुअली जो एनडीए है वो नेशनल डिस्प्यूट अलायंस हो गया है इसमें, क्योंकि कहीं कोई वैचारिक संबंध नहीं है, समरसता नहीं है, यहाँ सिर्फ स्वार्थ का गठबंधन है। और जहां जहां स्वार्थ जब तक निभता है तब तक चलता है, और इसीलिए ये खींचतान होता रहता है। और जैसा कि प्रवक्ताओं ने खुद ही कहा कि हम मंच पर आकर अपनी बात रखते हैं, खुलेआम अपनी बात रखते हैं, गठबंधन की बात हम आपस में बात नहीं करते हैं, हम लोगों के सामने बात करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो दबाव की राजनीति हो, और एक दूसरे पर लगातार दबाव इनका चलता रहता है। और जहां तक महागठबंधन की बात है, आपने देखा 17 दिनों तक राहुल जी और तेजस्वी जी और महागठबंधन के सारे नेता, चाहे वो साहनी जी हो, दीपांकर भट्टाचार्य जी हो, जितने सभी नेता एक साथ एकजुट होकर लगातार कार्यक्रम चलाए, 1400 किलोमीटर की यात्रा की, और कहीं भी कोई भी मतभेद नहीं दिखा, कहीं भी कोई। करुणा जी इस बात का जवाब दे नहीं रहे हैं। आपसे यही सवाल दूसरे प्रवक्ताओं ने पूछा कि कांग्रेस पार्टी के लिए सीएम फेस कौन है। एक्सेप्टेंस नहीं है, आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं या स्वीकार करना नहीं चाहते हैं तेजस्वी को। देखिए, सीएम फेस हम लोग मिलके डिसाइड करेंगे, और जैसा कि आरजेडी के भी प्रवक्ता ने बताया कि ये राजीव जी राजीव जी स्टूडियो में कभी भी
सीट शेयरिंग या सीएम फेस डिसाइड नहीं होता है। ये डिसाइड होता है जब नेता सभी शीर्ष नेता सभी दलों के बैठते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, प्लानिंग होती है और उसके बाद कैसे आरजेडी ने बना दिया था आपको कह रहे हैं। ठीक है के शर्मा जी, नेशनल डिस्प्यूट अलायंस आपको कह रहे हैं। अब ऐसे सार्वजनिक मंचों से जब इस तरह की बात कही जाएगी तो ऑपोजिशन तो ये सवाल पूछेगा ही। राजीव जी, कांग्रेस से पूछिए कि आरजेडी ने पीएम फेस कैसे बयान देते हैं था तो जब इनके गठबंधन में ये नहीं होता है। नहीं, मैं अपनी बात कह दूं पहले। मैं ये पूछ रहा था, मैं इतना ही केवल कह रहा हूँ कि सबको बयान देने का जनाधार को अपने समर्थकों आप अपने गठबंधन में कंट्राडिक्शन है क्या? प्रोत्साहित करने का। के शर्मा जी बोल रहे हैं, मैं आपके पास लौटता हूँ। धीरेन्द्र नहीं, आप शांति से। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सबको कहने का अधिकार है और वो कहना ही चाहिए अपने समर्थन। कैसे समर्थन बढ़ाएंगे? अपनी बात तो कहनी पड़ेगी। लेकिन मुझे आश्चर्य है, करुणा सागर जी यहाँ बैठे हैं, इनसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि बिहार में कांग्रेस का नेता आप अब सवाल तो पूछे, लेकिन के शर्मा जी राहुल गांधी तो कि आपके यहाँ एनडीए में सार्वजनिक मंचों पर क्यों सारी बातें कही जा रही हैं? आपके यहाँ क्या आजकल बैठकें बंद हो गई हैं क्या? राजीव जी, आप इससे बेकार में देखिए, ये बहस करके आप इसका भी समय बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है सर। ये चुनाव से पहले की एक प्रक्रिया होती है, 2020 में भी हुई, उसके पहले भी हुई, सब समय हुई है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये कहीं कुछ ऐसा नहीं होता है सर। जब चुनाव आता है ना तो ये सब बयानों से नहीं, ऐसे आदि बयान कहेंगे। मैं 3 महीने पहले के बयान गिनाने लगूं, कांग्रेस पार्टी आरजेडी को क्या क्या बोल रही थी। ये तेजस्वी यादव को कह रहे थे कि आप अपने मन से घोषणा कर रहे हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और जिस तरह का बयानबाजी कांग्रेस पार्टी के नेता जो है तेजस्वी यादव को लेकर कर रहे थे, इनके पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी, और अखिलेश सिंह को हटा दिया गया पार्टी से, कांग्रेस पार्टी के उससे। ये क्यों सब हो रहा है वहां पर? क्यों हटाया उनको? इसीलिए हटाया ना कि तेजस्वी यादव के अगेंस्ट बयानबाजी कर रहे थे पूरी तरह से। आज कहां है अखिलेश सिंह इनके? वो आज उनसे पूछा गया इंटरव्यू में कि आप कांग्रेस में रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो कह रहे कि अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। किस तरह के बयानें आ रही हैं? तो इस तरह से जो इसकी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव इसलिए थोड़ा चुप मार के बैठे हैं कि किसी तरह राहुल गांधी घोषणा करें, और राहुल गांधी के पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का वहां पर कोई नेता ही नहीं है। एक बचा कन्हैया कुमार, जिसको तेजस्वी यादव जो है मंच पर नहीं चढ़ने देते, और वो कम्युनिस्ट से दो बार चुनाव हार चुका है। भारत तेरे गद्दी छोड़ो, भारत तेरे टुकड़े, उनका नारा लगाता है वो। तो वो तो कांग्रेस का चेहरा है वहां पर। इसके अलावा नेता कौन है इनके पास वहां? करुणा सागर जी, नेता कौन है? ये सवाल के शर्मा जी ने पहले ही पूछा, इसलिए चुप है। आज राजीव जी मुझे बीजेपी पूछा। दूसरा तेजस्वी यादव जो है इसीलिए शांत बैठे हैं कि वो बोल रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कांग्रेस छोड़ के चली जाए, क्योंकि वो तेजस्वी यादव के खिलाफ बयान दे रहे थे। वो एक बयान दिखा दें जिसमें अखिलेश सिंह जी ने तेजस्वी यादव के खिलाफ या लालू जी के खिलाफ बयान दिया हो। अखिलेश सिंह जी हमेशा से एक बहुत ही सीनियर और रिस्पेक्टेड लीडर रहे हैं। आपके कांग्रेस का यह बयान है या नहीं? हमारे करुणा सागर जी इतना बता दीजिए, मुझे इतना बता दीजिए केवल, इतना केवल मुझे बता दीजिए। हमारी जो सामाजिक न्याय की सोच है, उस सोच के तहत एक ऐसे नेता को मौका दिया गया प्रदेश अध्यक्ष बनने का जो महादलित समाज से आता है, और उस समाज को जो बिहार की राजनीति में इस समय वंचित रहा है, उसको एक मजबूत बनाने के लिए राजेश राम जी को और इसमें के शर्मा जी को बिहार की राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता है, ये बात तो जाहिर हो गया है। अरे भैया, मैं बिहार घूम रहा हूँ, मुझे मत बताओ। आप मुझे कन्हैया कुमार के संदर्भ में बताओ पहले। कन्हैया कुमार का एक्सेप्टेंस आपकी पार्टी में है? भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाने वाले को आप अपना नेता मानते हो? कन्हैया कुमार हमारे पार्टी का एक सीनियर नेता है, और वो जगह जगह पर राहुल गांधी जी के साथ किए हैं। पब्लिक जी, जिस आदमी के ऊपर ये आरोप है, इससे आप कांग्रेस की स्थिति समझ सकते हैं। कांग्रेस की हालत समझ सकते हैं। करके बोलेंगे ना, दूसरे मेहमान के पास कोई नेता नहीं मिला कन्हैया कुमार। 20 सेकंड में करना चाहिए, अपनी बात कंप्लीट कीजिए, दूसरे मेहमानों के पास। उसको
बिहार प्रदेश कांग्रेस और एआईसीसी दोनों का समर्थन प्राप्त था। ठीक है। तो इसलिए कन्हैया कुमार, करुणा जी मंच पर जगह क्यों नहीं मिलती, इस सवाल से भाग रहे हैं आप? देखिए, एक जो सिचुएशन था उस मंच पर पहले से जो सिक्योरिटी वाले थे उनके पास कुछ नाम था, कुछ नाम नहीं था, उसमें एक कंफ्यूजन था। ठीक है, अच्छा कंफ्यूजन थी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नहीं राजीव जी, ठीक है जी, ये लौट रहा हूँ। ये मुंह छुपाने की कोशिश ना करें करुणा जी, मुंह छुपाने, ठीक है, वो कह रहे हैं उनके सीनियर लीडर हैं, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाता है, सारा वीडियो वायरल है, नहीं सारा वीडियो वायरल है। तेजस्वी और पप्पू यादव क्यों बयान दिए कि तेजस्वी यादव मेरे को जान से मरवा देंगे? ये पप्पू यादव का बयान क्यों आया? इसका खंडन कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? तेजस्वी यादव ने क्यों नहीं किया? राजीव जी, अनवर पाशा को ऊपर से इसलिए क्योंकि इस पर मैं ये कह रहा हूं, अभी ये कह रहे हैं कि कोई बयानबाजी हमारी नहीं होती। अरे समय की कमी ना, मैं एक एक करके जल्दी से एक करके सबके रिएक्शन ले रहा हूं। अनवर पाशा जी, शर्मा जी और हमारे जो हम के साथी हैं प्रवक्ता, उन्होंने ये बात कही, उन्होंने इतिहास की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया और कहा कि किसने किसको क्या कहा है। क्या भूल गए भाजपा के लोग? जब भाजपा को हमारे नीतीश कुमार जी ने उस समय क्या कहा था? भाजपा के लिए बड़का झूठा पार्टी, मंच से कहा था, सार्वजनिक रूप से कहा था कि बड़का झूठा पार्टी है ये बीजेपी। और प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था नीतीश कुमार जी के लिए और बिहारियों के लिए कि बिहारियों के डीएनए में खोट है। बिहार को गाली दी थी उन्होंने। ये बातें हैं। देखिए, चुप रहिए, मैंने नहीं गलत बोल रहे हैं, सारी दुनिया जानती है। आप चुप रहिए, गलत नहीं है, गलत बोल ये बिल्कुल सही है। डीएनए आप भी बोलेंगे तो मैं भी नहीं बोलने दूंगा आपको, मैं भी नहीं बोलने दूंगा आपको। आप चलते रहिए, नहीं बोलूंगा आपको। और क्या कह रहे हैं मांझी जी? साफ कह रहे हैं कि चाल और चरित्र क्या है? मांझी जी चाल चरित्र की बात कर रहे हैं, पास मांझी जी खुलेआम मन से कर रहे हैं। वो कौन सा चाल चरित्र है? ये कौन सी भाषा है? ये कौन सी भाषा है? बिहारियों को गाली दी आपने, बिहारियों का डीएनए में खोट है, बिहारियों में खोट है। गुजरातियों का डीएनए क्या है? बिहारियों को डीएनए में खोट है। गुजरातियों का डीएनए बहुत अच्छा है, बिहारियों का डीएनए में गाली दे रहे हैं, बिहारियों को गाली दे रहे हैं, बिहारियों को डीएनए में खोट है। ये भाषा है आपकी, बिहार की जनता जवाब मांगेगी आपसे। और हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 2020 के इलेक्शन में अपना जलवा दिखा दिया था। अकेले सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हमारे पास है। ये सत्य है। आप इसी से हताशा का शिकार हैं। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारे वोट अधिकार के यात्रा की सफलता से हताशा में है और इसी हताशा के कारण आप ऐसे वैसे मुद्दे कोई हताशा नहीं है। ठीक है, राहुल के शर्मा जी देखो, दूसरे में समय की कमी है। श्याम सुंदर जी अपनी बात रखिए, बाकी को प्लीज फेड रहा हूँ। श्याम सुंदर जी, हो रही है रोजाना। अनवर पाशा जी आगे बात। श्याम सुंदर जी, हो गया हट बना के रख दिया। क्या ऐसे धर्म नहीं निभा रहे, सार्वजनिक बोला जा रहा है सब कुछ? हाँ प्लीज, अपराध का हब बिहार को बना के रख दिया आपने। ये दशा बना दी बिहार की आपने। बिहार की जनता को खदेड़ेगी। आप उसी हताशा के शिकार हैं और हम आपको 10 सेकंड छोड़ेंगे। श्याम सुंदर जी अपनी बात रखिए, अनवर जी का फेड। देखिए राजीव जी, अभी देखिए पाशा जी बहुत प्रेशर में आ जाते हैं। ये क्या क्या बोल रहे हैं? गुजराती तो बिहारी, प्रधानमंत्री जी ने वैसा शब्द कभी नहीं कहा जो ये टीवी पे कह रहे हैं। दूसरी बात अरे भाई थोड़ा शांति। देखिए इनके ऊपर इनके ऊपर उम्र का प्रभाव है। देखिए भाई बोलने दीजिए, ऐसे नहीं। इतनी ही इजाजत दे रहा था। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बिहार चुनाव से पहले दिलचस्प हो चला है सीट शेयरिंग को लेकर जो मामला है, क्योंकि बयानबाजी की जा रही है, यानी कि दबाव बनाया जा रहा है। अब एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।